जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। डिफेंस डायरी में हर बार की तरह बात एक ऐसे महायोद्धा की जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों से सेनाओं से जुड़ी एक क्रांतिकारी खबर की, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। करीब 2 साल के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने इस बड़ी योजना अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। लेकिन घोषणा के साथ ही देश भर में युवाओं में इसका विरोध और बवाल शुरू हो गया। ऐसे में डिफेंस डायरी में हम इस योजना से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को आपके सामने उजागर करते हैं जिसकी जानकारी शायद युवाओं तक नहीं पहुंची है। सबसे पहली बात, अग्निपथ स्कीम पर केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं ने पिछले 2 साल में गहन मंथन के बाद, यानी कि सेनाओं में अगर बात की जाए यूनिट लेवल से लेकर कमांड लेवल तक, गहन चर्चा विमर्श के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद देश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देना, उन्हें सैन्य सेवा से जोड़ना है। अगर बात करें तो हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को तीनों सेनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से तीनों सेनाओं में भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में फिलहाल सरकार ने युवाओं को 17 से 21 साल के बजाय 17 से 23 साल तक, यानी 2 साल पहली बार एक मौका दिया है। जो युवा 2 साल से तैयारी कर रहे थे वो 23 साल तक अग्निवीर के तौर पर सेनाओं में शामिल हो सकेंगे। और अब बात करें कि 4 साल के दौरान किस तरह से एक युवा अग्निवीर के तौर पर तैयार होगा, उसे किस तरह की सुविधाएं मिलेगी। एक रेगुलर सैनिक के तौर पर तमाम सुविधाएं उसे मिलेंगी। और एक युवा जो 12वीं के बाद सेना, वायुसेना, नौसेना में सैनिक के तौर पर, सेलर के तौर पर, एयरमैन के तौर पर भर्ती होगा, उसे उन 4 सालों के दौरान वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत एक डिग्री भी मिलेगी, जिसके बाद जब वो 4 साल के बाद अग्निवीर के तौर पर सेना से बाहर जाएगा तो एक वोकेशनल डिग्री के साथ वो उसके सामने तमाम विकल्प होंगे। और केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने घोषणा की है, खास तौर से गृह मंत्रालय ने कहा कि तमाम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में, असम राइफल में इन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी राज्य सरकारों ने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों ने कहा है कि राज्यों की पुलिस में भी इन युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। वेतन की बात की जाए तो पहले साल 30,000 से लेकर अगले 4 साल के दौरान 40,000 के लगभग हर महीने उन्हें वेतन मिलेगा। सेना से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। और 4 साल के बाद जो करीब 75% अग्निवीर सेनाओं से बाहर निकलेंगे, उन्हें 12 लाख के आसपास एक मुफ्त इनकम मिलेगी, रकम मिलेगी, जो इनकम टैक्स से फ्री होगी। इसके तहत उन्हें सेनाओं से जुड़ी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और आगे अग्निवीर के तौर पर जब तीनों सेनाओं से बाहर निकलेंगे तो न सिर्फ केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, राज्यों में सरकारी नौकरी है, तमाम, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, वोकेशनल डिग्री के साथ जब वो बाहर आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए बड़ी संभावनाएं होंगी। और इस पूरी मुहिम के पीछे, अग्निपथ स्कीम के पीछे केंद्र सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि देश में बड़ी संख्या में युवाओं को एक तरह से सैन्य सेवा से जोड़ा जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अग्निपथ स्कीम के तहत आने वाले दिनों में युवाओं के बीच पहुंचेंगी। और क्योंकि 2 साल से तीनों सेनाओं में भर्तियां नहीं हुई हैं, ऐसे में बहुत जल्द अग्निवीर योजना के तहत पूरे देश में तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। और युवा अग्निवीर के तौर पर तीनों सेनाओं में अगले 4 साल के मौजूद होंगे। उसमें से जो करीब 20% युवा होंगे वो रेगुलर सैनिक के तौर पर अपनी 17 साल या उससे आगे की सेवा में रह सकेंगे। ऐसे में देश भर में जो ये इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें एक बात समझनी होगी कि
बदलते दौर के साथ, क्योंकि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम ये भारत में पहली बार ज़रूर लागू हो रही है, लेकिन तमाम देशों में इस तरह के मॉडल हैं जो कई सालों से, चाहे अमेरिका की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, वहाँ पर इस तरह की, इज़राइल की बात की जाए जहाँ सभी लोगों के लिए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में आंदोलन कर रहे युवाओं को इन पहलुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। डिफेंस डायरी में बात अब सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की, जो 9 दिसंबर 1995 को गोरखा रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुए और मात्र 2 साल बाद 20 जुलाई 1997 को उन्होंने कश्मीर घाटी में कई विदेशी आतंकियों का सफाया करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनके पिता सेना में थे, गोरखा रेजिमेंट पे थे। देश के लगभग शहरों में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, देहरादून, जयपुर, और उसके बाद पुनीत नाथ दत्त अपने पिता और अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते हुए गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए। 1/11 गोरखा रेजिमेंट में कमीशन मिला। और अब बात उस ऑपरेशन की जब उन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसके लिए उन्हें हम याद कर रहे हैं। इस युवा अधिकारी ने मात्र 2 साल के सर्विस के दौरान सैन्य इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ा। 20 जुलाई 1997 को श्रीनगर के नौशेरा इलाके में सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त को जानकारी मिली कि एक भीड़ भाड़ घनी आबादी वाले इलाके में एक घर में कई दिनों से 4 से 5 विदेशी खूंखार आतंकी छुपे हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ उस घर को घेरने की योजना बनाई गई, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनकी जान माल की भी चिंता सेना को करनी थी। ऐसे में काफ़ी सावधानी के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त अपनी टीम के साथ उस घर की तरफ आगे बढ़े। करीब 4 घंटे तक उस घर को घेरा गया, उसकी रेकी की गई, किस तरह से वहाँ जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अचानक एक आतंकी आसपास लोगों की भीड़ का फायदा उठाते हुए बाहर सेना पर के जवानों पर फायरिंग करते हुए निकला। ऐसे में सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त ने सटीक निशाना लगाते हुए उस आतंकी की सीधी आंख पर गोली मारी, उसे मौत की घाट उतार दिया। इस बीच आतंकियों ने अपने को पूरी तरह से घिरा देखते हुए घर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की चपेट में पुनीत नाथ दत्त और उनकी टीम के सैनिक आ गए। आसपास के लोगों को भी जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। उस दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त अपनी जान की परवाह किए बगैर वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने हैंड ग्रेनेड से एक कमरे के अंदर छुपे आतंकी पर निशाना साधा और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर टीम का नेतृत्व करते हुए वो सबसे पहले घर के अंदर घुसे और इस दूसरे खूंखार आतंकी को उन्होंने निशाना साधा। इस दौरान वो एक के बाद एक दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहे थे जहां पर आतंकी छुपकर फायरिंग कर रहे थे। अपने सैनिकों को उन्होंने कवर फायरिंग का आदेश दिया और उस फायरिंग के साथ वो तीसरे कमरे में दाखिल हुए जहां पर उन्होंने एक और आतंकी को मौत की घाट उतारा। लेकिन इस बीच वो खुद भारी फायरिंग की चपेट में आ गए, बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका मकसद था, उनका मिशन था सभी आतंकियों का सफाया करना और वो लगातार अपने साथियों को मोटिवेट कर रहे थे। और अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पहले उन्होंने एक चौथे
आतंकी जो घर के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहा था, उनके साथियों को निशाना बना रहा था, उस पर उन्होंने सीधा हमला कर दिया और उसे भी मौत की घाट उतारा। इस तरह से इस मिशन में उन्होंने न सिर्फ अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया, इन खूंखार आतंकियों को उनकी जगह पहुंचाया, बल्कि आसपास के जो सिविलियन थे, जो लोग थे, उनके जान माल की भी उन्होंने सुरक्षा की। जो सिविलियन थे, जो लोग थे, उनके जान माल की भी उन्होंने सुरक्षा की। बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए सेना ने उन्हें शांति काल का सर्वोच्च अशोक चक्र सम्मान दिया। इस तरह से अपने मात्र 2 साल के सैन्य करियर में सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाग दत्त ने सैन्य इतिहास में साहस का एक नया अध्याय जोड़ा और अपने परिवार की, अपनी रेजिमेंट की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। डिफेंस डायरी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।